नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे और ये लगातार जो प्रैक्टिस सेट है वो देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की क्लासेस भी देखने को मिलेंगे आपको। मैराथन क्लास लेके आएंगे हम कंप्यूटर की, जिसमें आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन कराएंगे और हिंदी की भी क्लासेस आपको मैराथन के रूप में मिलेंगी। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है ये हम कंटिन्यू कराते रहेंगे। सुबह 7:30 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, देवागम का संधि विच्छेद क्या होगा? देव्यागम का संधि विच्छेद इसमें पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी प्लस आगम। क्या? देवी प्लस आगम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, रात्रि और निशा एक ही बात है, किरण और रश्मि ये एक ही बात है, अभिलाषा और इच्छा ये एक बात है, पर ये जो कुल होता है ना, छोटे ऊ की मात्रा जो लग रही है कुल पे, तो इसका अर्थ तो होता है खानदान और इस कुल का अर्थ होता है किनारा। तो ये शब्द युग्म जो है ये भिन्न अर्थ वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अभय माने निर्भय होता है और उभय माने दोनों होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि मेढक उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब वो पानी में भी रह सकता है और थल स्थल पे भी रह सकता है, यानी ज़मीन पे भी रह सकता है। तो उभय माने होता है जो दो जगह रह सकता है। तो अभय माने निर्भय, उभय माने दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल या सही या गलत? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना या उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। और ब्रह्मा की अगर बात करते हैं हम अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में, तो दोस्तों इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू, चतुरानन और जी प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन और आत्मभू। और जो विष्णु दे रखे हैं, तो विष्णु के जो पर्यायवाची हैं वो जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ ध्वज। और महेश के पर्यायवाची की बात करते हैं तो शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली। और गणेश के पर्यायवाची हैं विध्व विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत विनायक और गजानन आदि। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पाटल का अर्थ क्या है? तो पाटल का अर्थ गुलाब है। क्या है भाई? पाटल का अर्थ गुलाब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो देखिए, महात्मा शब्द का जो सही विलोम होगा वो दुरात्मा होगा। महात्मा शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो दुरात्मा होगा। और जैसे आपको पता होगा, जो दुर्जन शब्द का जो सही विलोम क्या होगा? तो दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो आपसे जो है उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पर पूछा जाएगा, क्या कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग क्या है या फिर इसमें प्रत्यय क्या है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है? तो देखिए, इसमें जो उपसर्ग है वो प्रति है। प्रति जमा आशा, यानी प्रति प्लस आशा करोगे तो प्रति अलग हो जाएगा,
ये प्रति तो उपसर्ग हो जाएगा, और जो आशा शब्द है वो क्या है, ये मूल शब्द है। देखिए हमेशा जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग वो होता है जिसको हटाने के बाद में मूल शब्द बच जाए। जैसे हमने उपसर्ग हटा दिया प्रति, तो मूल शब्द क्या बच गया, आशा। अगर इन हम जोड़ देते हैं उपसर्ग को आशा के साथ तो क्या बन जाएगा, प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो भाई ये देशज शब्द है, यानी इस शब्द का जो जन्म हुआ है वो अपने देश में जन्म हुआ है। मैंने आपको बताया था तत्सम शब्द तो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जिनका आज भी यूज़ किया जाता है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो तत्सम से तद्भव बनते हैं, यानी थोड़ा बहुत चेंज उन शब्दों में हो गया। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशों से शब्द अपने देश में, भारत में आए हैं। जैसे रिक्शा जो शब्द है, आपने सुना होगा रिक्शा, तो ये शब्द विदेशज शब्द है, और विदेशज में भी ये जापान का शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कान। देखिए कान शब्द जो है ये विदेशी नहीं है। बाकी शब्दों की बात करें, कमर, कमरा और कमेटी, ये विदेशी शब्द हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपने नहीं पढ़ रखी कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं और देशज शब्द कौन से होते हैं। अगर आप एक दो बार भी देख लोगे ना इन्हें, तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको विदेशज शब्द, देशज शब्द, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यानी ये चार से बनता है, तो देशज से पूछेगा या विदेशज या तत्सम या तद्भव। जो ज़्यादातर जो पूछा गया है ना अभी तक ट्रेंड में रहा है, वो तत्सम और तद्भव से ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? यानी इसमें अजिर जो शब्द है इसका अर्थ पूछा है। अजिर माने क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंगन। अजिर माने आंगन होता है। आप ये अमर मत समझ लेना, क्योंकि अजर माने जो होता है वो होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर शब्द वो होता है। अमर तो आप जानते ही होंगे, जो कभी मतलब जिसकी मृत्यु ही ना हो वो उसे अमर कहते हैं। तो यहाँ पर अजिर पूछा है। अजिर शब्द का जो अर्थ है वो है आंगन। क्वेश्चन नंबर 12, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से जो है वो कौन सा कारक है? यानी ये जो से है ये कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो इसमें भाई अपादान कारक है। अपादान कारक इसमें है, और आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें अपादान कारक क्यों है। तो देखिए वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर अलगाव का भाव जो है वो होता है। जहाँ पर भी अलगाव का भाव होगा ना, क्योंकि वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, तो एक प्रकार से अलगाव का भाव है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पर अलगाव हो जाए तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं भाई? अजात शत्रु। और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें अजात शत्रु की उपाधि भी मिली हुई। इसके साथ ही अगर हम और शब्दों की भी बात करें जैसे अजय, तो अजय का मतलब होता है जिसे जीता न जा सके। दूसरा है शत्रुजयी, यानी जिसने शत्रु को जीत लिया हो। और चौथे नंबर पर है शत्रुविहीन, जिसका मतलब है जिसका कोई शत्रु न हो। और शत्रुविहीन का तो यह है जिसका कोई शत्रु न हो, और अजात शत्रु का वो है जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भाई भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? एक सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। देखिए सामान्य भूतकाल तो वो होता है जैसे मैंने खाया, तो ये सामान्य भूत हो गया, यानी कोई चीज़ मैंने खा ली। आसन्न भूत होगा क्या? उसने पूजा की है, यानी उसने पूजा की है, जिसमें है आ जाए ना बाद में, वो आसन्न भूत हो जाएगा। और पूर्ण भूत है जैसे मैं सोया था, तो वो पूर्ण भूत हो गया। और अपूर्ण भूत, तुम लेख लिख रहे थे, यानी जब मैंने देखा तो तुम लेख लिख रहे थे, उस समय तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। और संदिग्ध भूत हो जाएगा कि उसने खाना खा लिया होगा, तो ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। और जो छठा भेद है हेतु मत भूत, तो उसका है मैं आता तू जाता, जैसे ही मैं आता तो तू वहाँ से जाता, ये संदिग्ध ओ हेतु मद भूत हो जाएगा। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो नकल शब्द जो है ये पुल्लिंग नहीं है। बाकी बचपन, मोती और रत्न जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे आप यूज़ करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। नकल को हम बोलते हैं ना कि मैंने नकल कर ली, तो ये स्त्रीलिंग में ही यूज़ होगा। बाकी मोती बिखर गए या बचपन बीत गया, रत्न पा लिए, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय है। देखिए वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, इस वाक्य में अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, वो शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं, जैसे आज, किंतु, परंतु, तब, जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि इत्यादि। यानी कहीं पर अगर आपको ये शब्द देखने को मिल जाते हैं, जैसे आज, किंतु, परंतु, तब, जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि इत्यादि, तो ये जो शब्द होंगे ये अव्यय शब्द होंगे। ये कभी भी लिंग वचन के आधार पर बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो भाई कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन से होते हैं? एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। एक तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी और एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया की बात करें तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वह खेल रहा है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। और सकर्मक क्रिया का है, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जलेबी में मिठास अधिक है, इस रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द क्या है? मिठास है। इस शब्द का विशेषण हमें बताना है। तो भाई इसका विशेषण हो जाएगा मीठा। मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये 4 शब्द दे रखे हैं जीजी वीसा से, तो इसमें कहा है क्या शुद्ध शब्द कौन सा? तो देखिए जीजी वीसा जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा, जीजी वीसा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 4 व्यंजन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो भाई है जो है ना, है व्यंजन, ये संघर्षी व्यंजन है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और संघर्षी व्यंजन कौन कौन से व्यंजन हैं? जैसे स, स, स और है, यानी जो तीनों स हैं और है, ये जो 4 व्यंजन हैं ये संघर्षी व्यंजन हैं। और इन्हें ही हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी एक प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है जब हम तीनों स और है को बोलते हैं ना, तो आप बोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। और इनको पत्रहीन नग्नगांच नामक मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भाई, कौन सी रचना के लिए? पत्रहीन नग्नगांच, एक मैथिली रचना, मैथिली भाषा में इन्होंने रचना की थी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वैद्यनाथ मिश्र को। और वैद्यनाथ मिश्र कह दो या नागार्जुन कह दो, तो यहाँ पर नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम पूछा तो वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार से गद्यांश है। क्या है ये? गद्यांश है। और गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, आप जब जूनियर असिस्टेंट का पेपर दोगे ना, तो आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। और पहले गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस गद्यांश से ही उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है, जहाँ हमारा अंतःकरण की आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हम गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर ही हमें जो है क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो 22वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है कि जो हमने गद्यांश पढ़ा है, यानी उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। यानी गद्यांश को ठीक से पढ़ना है और इन 4 ऑप्शनों में से क्या बेस्ट शीर्षक हो सकता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर लगाना होता है शीर्षक। ऐसी जगह ये चारों जो ऑप्शन है ये अच्छे ऑप्शन हैं, चारों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो हमें बेस्ट से बेस्ट जो है ऑप्शन छांटना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस गद्यांश को जो हमने पढ़ा, अगर इसका हमें एक
शीर्षक रखने का मौका मिले तो हम इसका नाम रखेंगे आनंद की खोज। क्या रखेंगे भाई? आनंद की खोज, ये बेस्ट शीर्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है ये, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? यानी ये प्रश्न है, क्या अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। तो हमें जो भी आंसर बताने हैं वो हमें गद्यांश के आधार पर ही बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। तो सारांश होता है, क्या जो आपने गद्यांश पढ़ा ये बड़ा गद्यांश था, आपको मौका मिले इस गद्यांश को के जो भाव हैं वो ऐसे ही रहें, लेकिन हम कम शब्दों में लिखें, उससे कहते हैं सारांश। तो इसका जो बेस्ट सारांश है वो क्या हो सकता है? तो भाई इसका जो सारांश हो सकता है वो, जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इस पूरे गद्यांश का हमारा सारांश रहने वाला है। मैं बता चुका हूँ, सारांश का मतलब होता है क्या गद्यांश का जो भाव है वो ना बदले, कम शब्दों में हम उसी बात को किस तरीके से रख सकते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है? देखिए, ये एक मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या रहने वाला है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 रहने वाला है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यानी अलंकार आपके सिलेबस में है तो अलंकार से क्वेश्चन बनेगा भी। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो जो भाई सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार की मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ, कहीं सी आ जाए, सा आ जाए, यानी या फिर एक तुलना का भाव आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है भाई? उपमा अलंकार होता है। जैसे कुछ शब्दों को मैं बता देता हूँ, सा, सी, से, सरिस समान। अगर इन वर्णों की कहीं आवर्ती हो जाए ना तो आप समझ जाना, क्योंकि इसमें तो सी वर्ण की आवर्ती हुई है, पर कहीं सा की हो सकती है, कहीं से की हो सकती है, कहीं सरिस की हो सकती है, कहीं समान की हो सकती है। जहाँ पर भी इन वर्णों की आवर्ती होगी समझ जाना वहाँ उपमा अलंकार है, कभी नहीं भूलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 27, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो भाई हास रहने वाला है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या रहने वाला है? हास रहने वाला है। अगर बात करी जाए हिंदी में स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो स्थायी भावों की संख्या हिंदी में 9 है। वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है,
और अद्भुत रस का आश्चर्य होता है और शांत रस का निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो देखिए मिश्र वाक्य कौन सा है, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, ये मिश्र वाक्य है। देखिए जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, ये मिश्र वाक्य है। नंबर 29 है, ऋणमुक्त में कौन सा समास है? ऋणमुक्त में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि ऋण से मुक्त यानी एक अलगाव का भाव आ रहा है, ऋण से मुक्त, तो अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, जो पहले कभी न हुआ हो, यानी जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व हो जाएगा। देखिए ये 30 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चनों की। सामान्य बुद्धि परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 31वें की तरफ बढ़ते हैं हम, और हमारा 31वां जो क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। सेनाकर्मी यानी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। देवेश एक सैनिक है, तो देवेश रत्न प्राप्त करेगा? तो सत्य है, देवेश रत्न प्राप्त करेगा। ये निष्कर्ष निकल के आया क्योंकि देवेश एक सैनिक है और यहाँ पर बात की गई है कि सभी सेनाकर्मी यानी जो सभी सैनिक हैं वो रत्न प्राप्त करेंगे, और देवेश क्या है? एक सैनिक है। जब एक सैनिक है तो देवेश भी रत्न प्राप्त करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए दी हुई संख्याओं में से एक भिन्न छांटिए, यानी बेसिकली क्या है, एक सीरीज की ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में कहीं मिस्टेक हुई है, तो आपके समझ में उम्मीद है आ चुकी होगी। जैसे यहाँ पर 124 दे रखा है, तो 124 से एक आगे बढ़ेंगे तो 125, ये किसका घन हो जाएगा? 5 का घन। 26 से आगे बढ़ोगे तो 27, ये 3 का घन। 7 से आगे बढ़ोगे 2, 8 का घन। और भाई 0 के आगे बढ़ोगे आप, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप पहले वाले में 1 का घन करके 1 घटाओगे तो 1 का घन क्या होगा? 1 का घन क्या होता है? 1 होता है, और उसमें से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर दूसरे वाले को देखें, 2 का घन करो, 2 का घन करा कितना? 8, 8 में से 1 घटाया क्या बचा? 7। तीसरे वाले को देखो, इसमें 3 का घन करो, 3 का घन करा कितना हो गया? 27, 27 में से 1 घटाओ क्या बचा? 26 बचा, राइट। अब चौथे वाले की तरफ बढ़ते हैं, 64। तो 4 का घन करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64, 64 में से 1 घटाओगे ना तो यहाँ पर 63 आना चाहिए, 64 की जगह 63 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 का घन करोगे तो 125 हो जाएगा, और -1 तो 124, ये भी सही है। तो ये जो 64 है ये ही भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्या इन्होंने कहा है कि एक भिन्न छांटिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 64 भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, और ये कथन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कथन का क्वेश्चन है, और कथन में क्या बात कह रखी है? तो दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते। सूचना है कि दिल्ली में सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। तो ये निर्णय दे रखे हैं, इनमें कौन सा निर्णय सही रहेगा? तो ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो बिल्कुल छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को एक तुरंत कार्यक्रम शुरू करना चाहिए कि बच्चे जो स्कूल है वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या
इसलिए ही तो छोड़ रहे हैं ना, वो गरीब हैं, वो स्कूल की फीस वहन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा कि शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माता पिता को प्रेरित करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो बच्चे गरीब हैं और वो शुल्क वहन नहीं कर सकते, वो कमाते तो है नहीं खुद, उनके माँ बाप ही कमाते हैं, और माँ बाप इतना नहीं कमा पा रहे, तभी तो वो स्कूल की फीस वहन नहीं कर पा रहे। तो आप उनके माँ बाप को प्रेरित करके क्या करोगे। तो कथन एक ही जो है हमारा, जो निर्णय फर्स्ट वाला है वो ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट ठीक है, यानी पहला जो निर्णय है वो ही ठीक है, बाकी दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। तो ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी हमने कराया था, अलग क्वेश्चन था वो, अब इसमें भी हम करा देते हैं आपको। तो इनमें एक कॉमन चीज़ है, वो कॉमन क्या, देखिए वी आ गया यहाँ पर, यहाँ वी आ गया, यहाँ पर वी तीसरे नंबर पर, यहाँ पहले नंबर पर वी, यहाँ दूसरे पे वी, यहाँ तीसरे पे वी, यहाँ चौथे पे वी, यहाँ पाँचवें पे वी। तो अब छठे नंबर पर वी आना चाहिए। तो यहाँ पर तो चौथे पर वी है ड्राइव में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी चौथे पर है 11 में, ये भी गलत हो जाएगा। और छठे नंबर पर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो रिवीव जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वी है ना यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो जिस पर मैंने चिन्ह लगाया है, जिस पर मैंने चिन्ह लगाया है, ये छठे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पाँचवें नंबर पर तो वी आ चुकी है, अब छठे नंबर पर वी आनी चाहिए। तो छठे नंबर पर ऑप्शन नंबर बी में ही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। देखिए, पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटना है कि जो कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, पी जो है वो के पिता हैं, पी जो है वो पिता हैं, पी पिता हैं किसके, के पिता हैं। और उसके बाद बात की है इन्होंने, जे एक्स की भतीजी है, इसे अभी छोड़ देते हैं, आर जे की माँ है, आर जे की माँ इसे छोड़ देते हैं, के एक्स का भाई है, इस वाली लाइन को उठा लेते हैं, के एक्स का भाई है। जो के जो है भाई, के भाई है, किसका भाई है ये एक्स का भाई है। अब एक्स के बारे में ये नहीं बताई कि ये महिला है या ये पुरुष है, समझे। तो के जो है एक्स का भाई है, और पी के केवल 2 बच्चे हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो के हो गया और एक एक्स हो गया, तो पी तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर बात की है, जे जो है एक्स की भतीजी है, जे भतीजी है एक्स की, भतीजी है मतलब इसके भाई की बेटी है, इसके भाई की बेटी है कौन, जे यहाँ पर लिख दिया। और जे एक्स की भतीजी है, तो इसके भाई की बेटी होगी, तो एक्स की भतीजी होगी। आर जे की माँ है, तो जे के पिता के हैं, और आर जो है माँ है, आर क्या है, माँ है, आर माँ होगी किसकी, जे की। अब इसने कहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। एक्स आर की साली है, एक्स जो है वो आर की साली है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला कथन नहीं होगा। दूसरा, एक्स जो है के का भाई है, एक्स जो है एक्स के का भाई है, तो भाई इसमें बात नहीं की गई। मैंने आपको बोला था ना क्या, एक्स भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसमें। और तीसरा, पी एक्स का पिता है, तो पी जो है वो एक्स का पिता है, पी एक्स का पिता है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पी के का पिता है और के जो है एक्स का भाई है, तो भाई इसके भी तो पिता जो है पी होंगे एक्स के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पी एक्स का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं इस तरीके से, इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बहुत ही आसान है, यानी एक बार इनके ऑप्शन देख लेते हैं हम अच्छे से। यहाँ पर इस तरीके से ये दे रखा है, और यहाँ पर क्या बनना चाहिए इसका। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये कोना हटा दिया तो ये बन गया,
अब इस तरीके से था ये, तो इसे हटा दोगे ना तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप अच्छे से देखो ये कोना हटाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला हटा दोगे ना तो ये वाला ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए कथन दे रखा है, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। यानी कथन में क्या बात कही है, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दूसरा कथन भी है या फिर क्या दे रखी हैं। कार्यवाहियां अब दे रखी हैं, यानी कथन में क्या था, कथन में ये कह रखा था ना कि दिल्ली में बरसात के मौसम में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाती हैं। तो कार्यवाहियां हैं, शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। तो भाई बिल्कुल कदम उठाने चाहिए नगरपालिका प्राधिकरण को डेंगू की रोकथाम के लिए, जब डेंगू जो है इतना प्रकोप पर है। दूसरा, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चला जाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा कि वो अपने शहर को कैसे छोड़ सकते हैं, और ये जो है कथन, ये जो कार्यवाही है ये उचित नहीं है। तीसरा, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। तो ये भी सही है, यानी लोगों को भी अपने पास से करना चाहिए कि कुछ ऐसे साधनों का यूज़ करें ताकि वो जो मच्छर हैं वो भागें। तो पहला और तीसरा जो है कार्यवाहियाँ अनुसरण करती हैं, यानी पहला तीसरा कौन से में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। यानी इस पर ये 2 बिंदु दे रखे हैं और इसके विपरीत पूछा है। तो इसके विपरीत अगर पूछा है तो इधर 5 है और इधर 3 है। इधर तो देखो दोस्तों 5 के तो 5 हो जाएगा यहाँ पर विपरीत इस तरीके से, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलते हैं ना। 5 का 5 और 4 के विपरीत जो है 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस पे बहुत ही आसान ये पासा था दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक प्रकार से ये जो है सीरीज ही मानी जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये भरना है, ये पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो लॉजिक की अगर हम बात करें तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 11 को 2 से गुणा करते हैं तो 22 हो जाएगा। इन्हें जोड़ दो आपस में, 22 और 3 25 हो गया। अब 8 को 2 से डिवाइड करो 4, प्लस 6 में 2 से गुणा करो 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना 16। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया। तो इसी तरीके से हमें करना है, पहले तो 5 की 2 से गुणा करो 10, 10 और 10 में से भाई जो है हमें क्या करना चाहिए, जो 16 आ जाए। तो यहाँ पर हम अगर 12 रखते हैं और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 छक्का 12 प्लस 6, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 12 रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कथन है, सभी सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं। बहुत ही आसान ये कथन है। ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए सभी सेब संतरे हैं, जो सभी सेब क्या हैं, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं। सभी संतरे जो है वो केले हैं। तो यहाँ पर है कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ संतरे केले नहीं हैं, सभी सेब केले हैं। तो भाई सभी सेब केले हैं, ये तो बात है। तीसरा कथन ये सही हो गया। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा ना इसमें कि जितने भी सेब हैं वो सभी केलों के अंदर आ गए, क्योंकि सेब संतरों के अंदर आ गए और संतरे केलों के अंदर। और इसमें पूछा ये है, बहुत ही आसान ये कथन
थे, इनके निष्कर्ष थे, सभी सेव किए लें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं, यानी ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन है और ये हमें क्वेश्चन करना है। तो कैसे करोगे आप, जल्दी से जल्दी दोस्तों इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो भाई इसके क्वेश्चन का जो है जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। राइट आंसर इसका जो है 20 हो जाएगा। और ये किस तरीके से 20 होगा आप जल्दी कमेंट करके बताएं दोस्तों। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आप बताएं, कमेंट करके बताना क्या मैंने ये सही बताया। दोस्तों ये मैंने सही बताया है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कभी आप कन्फ्यूजन में चले जाओ कि भाई 20 त्रिकोण नहीं होते, तो 20 ही त्रिकोण है इसमें, यानी 20 ही त्रिभुज हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ उसके साथ ही। तो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और ये है, तो एक और दो तीन, और ऐसे इस तरीके से लगाने, एक और दो कितने, तीन, तीन तीन छः, तो ये हो गए, और छः सात आठ, आठ नौ 10, और फिर ये सारा जुड़ जाएगा, 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 त्रिभुज होंगे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 5 विद्यार्थी एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। ओ जो पी के बाईं ओर से तीसरा है, एम के निकटतम दाईं ओर है और क्यू के बाईं ओर से दूसरा है। क्यू जो किसी भी छोर पर नहीं है, एम के दाईं ओर से तीसरा है, पी पंक्ति के एक छोर पर खड़ा है, तब बीच में कौन खड़ा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि 5 ही विद्यार्थी हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पी पंक्ति के एक छोर पर खड़ा है, तो हम पी को पंक्ति के एक छोर पर खड़ा कर देते हैं पहले। तो जैसे आप किसी भी छोर पे खड़ा कर देना, उसके बाद उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है तो पी जो है इस छोर पर खड़ा है। पी किस छोर पर खड़ा है भाई, पी जो है इस छोर पर खड़ा है, और क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ जो पी के बाईं ओर से तीसरा है। ओ जो है वो पी के बाईं ओर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरे नंबर पर कौन है, ओ है, जो पी के बाईं ओर से तीसरा। एम के निकटतम दाईं ओर है, यानी ओ जो है एम के निकटतम दाईं ओर है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब उसने बात की है और क्यू के बाईं ओर से दूसरा है। क्यू के बाईं ओर से दूसरा कौन है, क्यू के बाईं ओर से दूसरा, ओ की ही बात चल रही है, तो क्यू के बाईं ओर से दूसरा, पहला ये दूसरा ये, और 5 विद्यार्थी हैं, एम आ गया, ओ आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया, एन नहीं आया। अब इसने कहा तब बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में तो एन ही खड़ा है, तो राइट आंसर जो है हमारा वो एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कथन दे रखे हैं और कथन के बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। तो सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। सभी पालतू प्राणी क्या हैं, पक्षी हैं। तो पालतू प्राणी लिखो पहले, तो पालतू प्राणी, सभी पालतू प्राणी क्या हैं, पक्षी हैं। सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, और कुछ पक्षी मछलियां हैं। कुछ पक्षी जो है वो मछलियां हैं। अब इस तरीके से बनेगा, पहली चीज़ तो डायग्राम आप याद रखना। तो कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं, तो ये तो बात इन्होंने कही नहीं कुछ, क्योंकि इन्होंने तो कहा कुछ पक्षी तो मछलियां हैं पर कुछ मछलियां पालतू प्राणी नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी पक्षी मछलियां हैं। सभी पक्षी मछलियां हैं, सभी पक्षी मछलियां, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कोई सा भी जो है निष्कर्ष हमारा वो अनुसरण नहीं करता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 44। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हमें ऑप्शन की मदद लेनी होगी। अगर हम इन्हें क्वेश्चन को करने जाएंगे ना एक तरीके से, बेसिक से, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, जैसे एक भाई है, जैसे एक ब्रदर और सिस्टर। भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो इसकी सिस्टर की जो एज है वो एक्स है, और ब्रदर की जो एज है वो 6 है, यानी 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल जो था वो 72 था, यानी 7 साल पहले उनकी उम्र का जो गुणनफल था वो कितना था, 72 था। तो 7 साल अगर पहले हम जाते हैं दोस्तों, तो इसे करना पड़ेगा, यानी x-1 और ये हो जाएगा x-7 बराबर कितना, 72। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक में चले गए हम दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो x-1 और x-7 की जब हम गुणा करेंगे और 72 को काटेंगे, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वह x की वैल्यू 13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो भाई की उम्र पूछी है इन्होंने, भाई की उम्र पूछी है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, भाई की उम्र क्या है, तो x का तो 13 आ गया, और हमने जो है इसमें 13 में यहाँ पर x की वैल्यू जब 13 रखेंगे और इसमें 6 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद आप राइट आंसर की तरफ बढ़े जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 19 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x+6 तो 13+6 19 का तो ब्रदर हो गया, और 13 की सिस्टर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, और ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 3 साल बाद सी उनमें शामिल होता है, तो ए, बी और सी की औसत आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। सी की आयु ज्ञात करनी है। तो सी की आयु ज्ञात करनी है। ए बी की औसत आयु कितनी है, 18 है। ए बी की 18 है, तो ए बी की अगर आयु की बात करें तो कितनी हो गई, 18 दूनी 36 हो गई। 3 साल बाद सी उनमें शामिल हो जाता है, तो ए, बी और सी की आयु कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है 3 वर्ष बाद। तो 3 दूनी 6, इसमें जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा, 6 और जुड़ जाएगा ना इसमें, तो 42 हो जाएगा। और क्योंकि 3 वर्ष ए की भी बढ़ी और बी की भी 3 3 बढ़ी, तो 42 हो गया। अब कह रहा है सी जब तीनों जुड़ जाते हैं तो 22 वर्ष हो जाता है एवरेज। तो 22 तिया कितने होती हैं, 22 तिया 66 होती हैं, तो 66। अब भाई 66, यहाँ पे 66 करो और 66 में से 42 घटा, तो 6 में से 2 घटाए 4, 6 में से 4 घटाए 2, तो 24 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 45 का सी करेक्ट हो जाएगा, 24 वर्ष। दोस्तों रीजनिंग में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अब कोशिश करेंगे कि जल्दी चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। अब हमारी जो है जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं, सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो कौन सा था प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर। जीएस आपसे अच्छी पूछी जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रलिपि। देखिए ताम्रलिपि जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिपि के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से जाते थे, और यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने यहाँ रहकर अध्ययन भी किया था। और मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, जैसे अभी डिस्कस किया हमने कि सिंघल के लिए भी यहाँ से व्यापारिक जहाज जाते थे। तो वर्तमान समय में सिंघली भाषा जो है वो श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के लिए यहाँ से जहाज जाते थे जो व्यापारिक जहाज थे। और श्रीलंका की जो इस समय मतलब वहाँ की भाषा है, तो सिंघली भाषा वहाँ पर बोली जाती है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 47, खिज़र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। खिज़र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, तो इन्होंने किया था सैयद राजवंश का प्रारंभ।
और सैयद राजवंश की अगर बात करें तो सैयद जो है दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने शासन किया है और ये चौथे नंबर का वंश था जो सैयद वंश था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है तो 1414 से 1451 तक रहा है। और खिज़र खां सैयद वंश का संस्थापक था, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1527 में। कब हुई थी? 1527 में, क्योंकि 1526 में बाबर आया था और बाबर की लड़ाई उस समय हुई थी इब्राहिम लोदी से हुई थी 1526 में। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था 1527 में। देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने किया था, 27 में खानवा का युद्ध, और 28 में चंदेरी का युद्ध भी बाबर ने किया था, और 29 में घाघरा का युद्ध भी बाबर ने किया था। और ये सारे युद्ध जीते थे और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर भारतीय सीमा की लंबाई है, जो वर्तमान समय में लद्दाख का जो क्षेत्र है, यानी अगर बात कर ली जाए ना, क्या किसी यूनियन टेरिटरी की या किस राज्य की सीमा लगती है अ, अफगानिस्तान से, तो 106 किलोमीटर जो है लद्दाख लद्दाख की ही लगती है, क्योंकि वर्तमान समय में लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 106 किलोमीटर लद्दाख की ही सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर अपने 50 की तरफ बढ़ते हैं हम। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगर राज्य की बात करी जाए तो राज्य हो जाएगा झारखंड में पड़ता है, जो हुंडरू जलप्रपात है और स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, पर नर्मदा जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो उस भार को धारिता क्षमता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। तो ये जो है कथन सही है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं 1967 से 1969 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 56। PIL पिल का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हरियाणा राज्य का गठन किस किस समिति या आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति पर। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? तो मौर्य वंश से कौन सा नहीं अपनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। देखिए, जो सत्यमेव जयते है, ये भारत का जो राजकीय मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार ने यह चिन्ह कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। हमेशा याद रखना है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो है ये क्या है? भारत का राज चिन्ह है। और कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे देश का जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसमें 4 सिंह है, कभी आप 3 सिंह समझ लो तो 4 सिंह है। एक सिंह पीछे की तरफ है जो दिखाई नहीं देता और एक दूसरे की ओर पीठ करके ये बैठे हैं, और इसमें चौथा सिंह दिखाई नहीं देता जैसे मैंने आपको बताया है। और पट्टी के मध्य में उभी हुई नक्काशी में एक चक्र भी है। और चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो हमारे तिरंगे में भी चक्र है वो नीले कलर की चक्र जो है नीले कलर का, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो नीचे चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, यानी उस चिन्ह के नीचे जो क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते जो है चिन्ह लिखा हुआ है। और वो कहाँ से लिया गया है? तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं हम। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो ये किसके अनियत होता है? तो अल्प अधिकार के अधीन अनियत होता है। देखिए, अल्प अधिकार बाजार के अधीन मांग वक्र अनियत होता है, क्योंकि अल्प अधिकार में यह निश्चित नहीं है कि एक फर्म द्वारा कीमत परिवर्तन का निश्चित परिणाम प्रतिद्वंदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक अल्प अधिकारी फर्म के मांग वक्र को निश्चित रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो अल्प अधिकार के अधीन अनियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है मौद्रिक नीति का, वो होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 61, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है भाई? तो ये बना है फिनलैंड। कौन सा देश बना है? फिनलैंड बना है। अगर बात करी जाए तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। और नाटो का जो हेडक्वार्टर वह कहाँ पर है? तो वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 62, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आलिया मीर। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है? तो वो राजस्थान राज्य बन गया। मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो जो अपने देश की राजधानी है दिल्ली, ये चौथे नंबर पर जो है दुनिया की प्रदूषित राजधानी है या प्रदूषित शहर है, चौथे नंबर का। और ये किस रिपोर्ट के आधार पर बात की गई है? तो 2022 की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों ये बात की गई है। दिल्ली चौथे स्थान पर है। और अगर बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है, तो पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर है। चीन का होतान शहर जो है वो दूसरे स्थान पर है। और भारत का ही भिवाड़ी शहर तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर दिल्ली है।
अब ये क्वेश्चन भी हो चुके हैं 20 क्वेश्चन जीएस के। अब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो वो क्या होता है? कंप्यूटर में एक शब्द का आकार, तो वो होता है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, यानी फिक्स इन ए कंप्यूटर बट वेरियस अमोंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल यूपी ट्रिपल एससी, तो आप प्लीज़ ये मत कहना कि भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसके कमेंट देख ले, सॉरी, इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं हम ऑप्शन में चल के। तो अगर ऑप्शन में देखें हम इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड। यानी माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जो क्लॉक स्पीड होती है उसको मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? और पारंपरिक कंप्यूटिंग, इस तरीके से अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, देखिए कंप्यूटिंग जो है वो ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज, डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है, एनएलपी प्रत्याशित है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कंप्यूटर पढ़ने में तो भाई इंटरेस्ट जगाओ, क्योंकि 15 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, तो हो जाएगा विशाल डेटा यानी बिग डाटा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउड शैनन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का जो है इसमें बेसिकली क्या फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप की बात करी जाए तो इसकी पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक कंप्यूटर की मैंने छोटी सी क्लास बनाई है, 22-23 मिनट की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, जिसमें कंप्यूटर की जो है बहुत हद तक फुल फॉर्म मैंने कवर की हैं। अगर आपके पास समय हो तो उस क्लास को देख सकते हो। 22-23 मिनट की ये ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं, वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा। बाकी व्यू, मेलिंग्स, होम जो है ये सभी मेन्यू आइटम हैं, डाटा जो है ये मेन्यू आइटम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑटोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए द फीचर दैट फिल्स अप फॉर्म्स एक्स्ट्रा
ऑटोमेटिकली विथ प्री सेट वैल्यूज ऑफ कॉल्ड, तो ऑटोफिल कहलाया जाएगा ये। कभी आप इसको फिलअप वगैरह समझ लो तो ऑटोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी उत्तर प्रदेश ने पूछा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ है, यानी इनमें से जो कौन सा फॉन्ट है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट है। तो एरियल है, कुरियर है, टाइम्स है, तो कौन सा है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा वो एरियल फॉन्ट। एरियल फॉन्ट जो है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना व्यू विंडो स्प्लिट। इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो वो एक विंडो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, BCC पूछा तो BCC क्या करता? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी BCC बेसिकली ये काम करता है, जब आप किसी को, जैसे आपके पास ईमेल आया कोई, आप चाहते हो उसका रिप्लाई करना और कई लोगों को एक साथ रिप्लाई करना चाहते हो और किसी को पता भी नहीं चले कि मैंने किसी और को भी रिप्लाई किया है, तो आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हो, BCC विकल्प का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों BCC की। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? नॉन इंटरैक्टिव कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, और जो चौथा विकल्प है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, यानी अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेसेस डाटा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, यह कंप्यूटर की एक सही परिभाषा होगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो इन्हें भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 81, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो देखिए कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? यूपी ट्रिपल एस आजकल योजनाओं से भी जो है क्वेश्चन पूछ रही है, तो कन्या सुमंगला योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए वो है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो PAC विद्रोह के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 86, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आगरा में स्थित।
क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जनपदों के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन सी जनजाति किस जगह पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सहरिया जनजाति। देखिए, सहरिया जनजाति वो वाराणसी में नहीं पाई जाती, बाकी गोंड, चेरो, खरवार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है, तो भाई ये होती है गोरखपुर से प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं, स्थान क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमें पता करना है। तो देखिए, सही सुमेलित नहीं है। तो जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड से संबंधित है, और बटेश्वर का जो मेला है ये पश्चिमांचल से संबंधित है, और बलदेव छठ का मेला जो है ये दोस्तों ये फरीदाबाद से संबंधित है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे या इन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो कुशीनगर क्यों महत्वपूर्ण है बौद्धों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या इनकी यहाँ मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो वो कहा था बर्नियर ने। देखिए, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था, और बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार 92 क्वेश्चन की। लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी या कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का, और इस हवाई अड्डे पर जो सबसे पहले लैंड की थी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसने कहा था 4, ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों नहीं, हमारे यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, और जी अयोध्या तथा जेवर में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसने कहा था यहाँ पे चौथा, तो वैसे भी 5 हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, और ये तीसरे नंबर का था कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो भाई, कोयले के जो भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं था? तो प्रयागराज जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। किसमें? कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, या सेवाओं में? तो सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर 96, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो भाई इसका जो मुख्यालय है UPSIDC यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय वो कानपुर में स्थित है और इसे 1961 में स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। देखिए प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना है। कौन सी? रिहंद परियोजना। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले में स्थित है ये। और रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे हमारे उत्तर प्रदेश के जो है पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। देखिए वेस्ट यूपी में और पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी। क्वेश्चन नंबर 100, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? राई तथा सरसों। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। और तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए किस क्रांति को लाया गया या किस क्रांति की संकल्पना दी गई, तो पीत क्रांति की। तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए किस क्रांति की संकल्पना दी गई? पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। और ये हमारी जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये जो मॉक टेस्ट था या जो भी आप मान सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी भाई बताना, अगर कुछ कमी लगी हो तो भी बताना। हम कोशिश करेंगे उस कमी को सुधारने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।